सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये वाले जो टूल्स हैं इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा टूल किस तरह से काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यहाँ जितने भी टूल्स हैं उनमें कहीं कहीं ये एरो जो दिए गए हैं इनका क्या यूज है और ये एरो क्यों दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, एरो वाले टूल पर जब हम क्लिक करते हैं और क्लिक को 2-3 सेकंड तक दबा कर रखते हैं, तब उस टूल को कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो किसी टूल में ये ऑप्शन 2 नजर आती है, तो किसी में 3, तो किसी में ये 4 ऑप्शंस होती हैं। तो जिस भी ऑप्शन यानी जिस भी टूल की हमें जरूरत है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो टूल सिलेक्ट हो जाता है और हम उसे यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज जिन टूल्स के बारे में मैं बताने वाला हूं वे सभी टूल ब्रश कैटेगरी के हैं और इस टूल के अलावा ये टूल भी पेंटिंग का काम करता है। ये जो टूल्स हैं इनमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं यूज करने के लिए, जिसमें पहली ऑप्शन है ब्रश का साइज। तो यहाँ हम बड़ा या छोटा जैसा भी ब्रश की हमें जरूरत है उसके जरूरत के अनुसार हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ओपेसिटी कितनी रखनी है और ब्रश का फ्लो कितना रखना है यह भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ब्लर टूल में यहाँ पर स्ट्रेंथ की ऑप्शन दी गई है, जबकि जो ये दूसरा टूल है इसमें एक्सपोजर सिलेक्ट करने की ऑप्शन हमें मिल जाती है। अब बात आती है ब्रश यूज करने के लिए हम ब्रश का साइज को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और ये जितने भी ब्रश हैं वे सभी राउंड यानी कि सर्कल के आकार के होते हैं, एक पेंट टूल को छोड़कर। तो जितना भी बड़ा या छोटा सर्कल होगा उतना ही बड़ा या छोटा हमारे ब्रश टूल का साइज होगा। यहाँ मैं आपको एक कीबोर्ड का शॉर्टकट बताता हूँ। कीबोर्ड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रश टूल का जो साइज है वो छोटा होता जाता है, और राइट वाले स्क्वायर ब्रश को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे ब्रश टूल का साइज बड़ा होने लग जाता है। तो जितनी बार हम इस की को प्रेस करते जाएंगे उतनी बार ही ब्रश का जो साइज है वो बदलता जाएगा। अब बात आती है कि हमें ब्रश कितने टाइप के मिल सकते हैं और कौन सा ब्रश कौन सा काम करता है। तो यहाँ ऊपर जब हम ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में हमें हर तरह के ब्रश मिल जाते हैं। अधिक यूज होने वाले ब्रश में ये 2 ब्रश हैं जिनका यूज सबसे अधिक होता है, एक ये शार्प एज वाला ब्रश और दूसरा ये फेदर ब्रश। तो इनका यूज कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, ये है शार्प एज वाला ब्रश। तो थोड़ा हम ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं। तो जब हम इस ब्रश से कहीं भी लाइन या कोई भी हम कार्य करते हैं तो बिल्कुल शार्प एज हमें उसके नजर आते हैं। और जो फेदर है, तो फेदर मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया है कि फेदर क्या चीज है। तो जो फेदर है वो जो शार्प एज है, शार्प किनारे हैं, उनकी शार्पनेस को कम कर देता है। इस तरह से जो है फेदर ब्रश हमारा यूज होता है। तो ये जो फेदर ब्रश है और शार्प एज वाले ब्रश है, अधिकतर यही ब्रश हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रश की और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तरह तरह के ब्रश यहाँ पर हमें यूज करने को मिल जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम एक ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, और ये देखिए ये थोड़ा इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस तरह से ये काम करता है। और जब हम इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ होती है। तो इस तरह से तरह तरह के ब्रश यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो ग्रास ब्रश है, जिसमें इससे जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे ग्रीन ग्रास की तरह यहाँ पर हमारी पेंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो कलर हमारे पास मिलते हैं, तो जो यहाँ पर 2 कलर हैं उस कलर से मिलकर ये हमारी यहाँ पर इमेज क्रिएट हो जाती है। देखिए, थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा करके दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये वाला जो ब्रश टूल है अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, सिंगल पेज पर यहाँ पर अब ब्लैक एंड व्हाइट हमें ये इमेज दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कलर ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट है। और यदि हम यहाँ से कलर को चेंज करते हैं तो यहाँ पर पेंटिंग में भी ये कलर हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए, एक कलर और चेंज करके दिखा देते हैं और ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ब्रश का बड़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और भी कई तरह के ब्रश यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ब्रश और हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला। ये है जो लीव होती है, पत्ते के जैसा। जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये डिजाइन बन जाता है। चलिए ब्लैंक पेज पर दिखा देते हैं, कलर चेंज करके इसमें हम रेड कलर ले लेते हैं और ये देखिए तो इस तरह से एक अच्छा डिजाइन हमारे पास बन जाता है देखने के लिए, जैसे ओपेसिटी और फ्लो।
तो ये ओपेसिटी और फ्लो क्या चीज है कि जितने भी आपको ओपेसिटी रखनी है उतनी आप इसे रख सकते हैं। जैसे 100% पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रश अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बिल्कुल डार्क कलर में है, और जब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो जो कलर है वो हमारा बिल्कुल फेड जैसा हो जाएगा, और यदि हम बिल्कुल कम कर देंगे तो नेचुरली यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप ओपेसिटी भी, किसी लाइन को कितना डार्क आपने रखना है कितना लाइट रखना है, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शार्प एज वाले ब्रश में ये बिल्कुल शार्पनेस के साथ हमें नजर आएगा, और यदि हम फेदर वाला ब्रश लेंगे, फेदर टूल वाला, तो उसमें हमें ये थोड़ा सा फेड नजर आएगा, कॉर्नर जो है वो बड़े फेड नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर फेदर वाले ब्रश से भी हम एक लाइन लगा के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ओपेसिटी यहाँ से हम इसकी 100 कर देते हैं और फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी जो एज हैं वो हमारे स्मूथ हो जाते हैं। तो ज्यादातर ये फेदर ब्रश है यही हमारा यूज होता है फोटोशॉप के अंदर, रिपेयर वर्क करना हो या कोई और वर्क करना हो उसमें। और इरेज टूल का क्या काम है कि बैकग्राउंड को इरेज करना, कोई भी बैकग्राउंड है उसे इरेज करने का काम ये इरेज टूल करता है। जैसे इरेजर होता है उसी तरह से ये बिल्कुल इरेजर की तरह काम करता है। तो यहाँ मैं आपको एक फोटोग्राफ पे दिखा देता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये फोटोग्राफ है तो हमें इरेज करना है बैकग्राउंड को, तो देखिए यहाँ पर इरेज टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ से इसे इरेज करना शुरू करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो बैकग्राउंड है वो पूरी जो है वो इरेज हो रही है। तो इस तरह से आप इरेज टूल का यूज कर सकते हैं। अब इरेज टूल में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे पास कलर बॉक्स है, कलर ऑप्शन है, चलिए मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूं पहले। ये जो कलर बॉक्स है तो इसमें जो ये बैकग्राउंड कलर है, जो कलर यहाँ पर होगा वही कलर जब हम इरेज करेंगे तो वही हमारे सामने आएगा। तो जो इरेजर है वो हमारा इस कलर को रीड करता है जो यहाँ पर बैकग्राउंड में होगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो रेड कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि रेड कलर हो गया। अब हम यहाँ पर इरेज करेंगे तो हमारी बैकग्राउंड में व्हाइट नहीं रेड कलर आएगा इस तरह से। तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ब्रश का यूज कर रहा हूं, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रश से इसमें रेड कलर भर रहा हूं। तो चलिए मैं आपको इसे एक और आसान तरीके से समझाता हूं। इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे एक नए पेज पर मैं ड्रैग कर लेता हूं। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं नए पेज पर और ये हमारी एक नई लेयर बन गई है अलग से, और इसकी बैकग्राउंड में हमारे पास व्हाइट कलर ऑलरेडी है। अब यहाँ से जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास जो सिलेक्ट कलर है वो है रेड कलर। तो अब अगर हम यहाँ से इसे इरेज करेंगे तो ये बैकग्राउंड हमारी रेड देगा नहीं, क्योंकि फोटोग्राफ हमारी सेकंड लेयर पर है। और अब जब हम इस इरेज टूल से इसे इरेज करेंगे तो हमारी जो बैकग्राउंड है फोटोग्राफ की वो इरेज होती जाएगी। लेकिन बैकग्राउंड में व्हाइट कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी बैकग्राउंड है वो सेकंड लेयर जो है वो व्हाइट है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारा रेड कलर है। तो यदि हम इस व्हाइट पेज को बैकग्राउंड को इरेज करेंगे तो यहाँ पर हमें रेड शो होगा। तो अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पर एक मल्टी कलर लेयर बना के दिखा देता हूँ इस तरह से। ये देखिए, और अब इस इमेज को जो हमने इरेज करी है तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसकी बिल्कुल इरेज हो गई है। तो इस तरह से ये इरेज टूल काम करता है किसी भी फोटो की या किसी भी लेयर की बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। यदि सिंगल लेयर होगी तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो कलर हमारे सामने आएगा, और सेकंड लेयर होगी तो इस तरह से वो इरेज हो जाएगी। तो ये था हमारा इरेज टूल का यूज। अब आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, और नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रेडियंट टूल। इस टूल में हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शंस मिल जाती है तरह तरह के डिजाइन की, कलर की, कि हमें कौन सा कलर यूज करना है। और यहाँ पर 5 तरह से इसमें थोड़े से अलग अलग स्टाइल से ऑप्शंस दी हुई हैं कि हम इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि पेज पर हम क्लिक करेंगे एक साइड और ड्रैग करेंगे और दूसरी तरफ फिर हम उसे छोड़ देंगे। तो जब हम छोड़ देंगे तो जो डिजाइन हमने सिलेक्ट किया होगा वो हमारा वहां से उस तरह का डिजाइन बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट नंबर वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ तो और इस तरह से क्लिक करता हूँ तो यहाँ डबल कलर में हमारे पास ये बन जाता है। तो यहाँ से हम कलर ऑप्शन में से कलर भी चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से, और इस तरह से जब हम ड्रैग करेंगे तो यही दो कलर हमारे सामने इस तरह से नजर आएंगे। ऊपर से नीचे भी आप इसे कर सकते हैं, और नीचे से ऊपर को भी, लेफ्ट से राइट को भी, और राइट से लेफ्ट की तरफ को भी, कॉर्नर टू कॉर्नर भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आता है सर्कल वाला। तो सर्कल वाले में भी ऐसे ही है कि जितनी हम छोटी लाइन ड्रैग करेंगे उतना ही छोटा हमारा सर्कल बनेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अगर हम छोटी सी लाइन बनाएंगे तो सर्कल हमारा छोटा बनेगा, बड़ी लाइन बनाएंगे तो सर्कल बड़ा बनेगा। और ये भी लगभग कुछ इस तरह से ही काम करता है। ये दो पार्ट्स में हो जाता है, बैकग्राउंड कलर अलग लाइन में आएगा और दूसरा फोरग्राउंड कलर अलग, और ये नेक्स्ट वाली ऑप्शन इस तरह से। और जो ये ऑप्शन है, ये स्टार ऑप्शन, ये भी इस तरह से आएगी। तो यहाँ कलर चेंज कर देते हैं ताकि ऑप्शन हमें सही से दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें जितनी हम छोटी लाइन बनाएंगे उतना छोटा स्टार बनेगा, जितनी बड़ी लाइन बनाएंगे उतना बड़ा स्टार बनेगा। तो इसका यूज हम किसी इमेज को या किसी भी ऐसी चीज को ब्लर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ये इमेज में आपको एक दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप कि इसकी कंडीशन कितनी खराब है और इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स भी है, और इसे हम किसी तरह से ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए इस तरह से जब हम ब्लर टूल इसमें यूज करेंगे तो जो थोड़ी ये डॉट्स वगैरह हैं ये थोड़े हमारे ब्लर हो जाते हैं, और इससे हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम इसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो स्थान जो है हमारा ब्लर होता जाएगा। इसे आप हेयर्स में भी अगर डॉट्स इस तरह के हैं तो यूज कर सकते हैं, पर इसका यूज हम बहुत अधिक नहीं करते हैं। और आईज, नोज, लिप्स और कोई जेवर वगैरह है, यदि महिला की फोटो पे आप इसे यूज कर रहे हैं तो वहां पर इस टूल को यूज हमें नहीं करना है। अदरवाइज जैसे आईज पे यूज करेंगे तो ये धुंधली हो जाएगी, मतलब आउट ऑफ फोकस एक तरह से जैसे होता है उस तरह से ये भी ब्लर हो जाएगी और इसका लुक खराब हो जाएगा हमारी इमेज का। और फिर आईज के ऊपर इस तरह से ब्रश टूल का साइज छोटा करके भी इसे हम यूज कर सकते हैं। और अब आता है हमारा नेक्स्ट टूल, डॉट्स टूल। तो ये दो टूल्स हैं यहाँ पर, और दूसरा है बर्न टूल। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर एक्सपोजर दिया गया है कि हमें इसका कितना एक्सपोजर रखना है। देखिए ये टूल हमारा बर्न टूल है, वो क्या काम करता है कि किसी भी चीज को बर्न करने का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने हेयर पर इसे यूज किया है तो हेयर हमारे बर्न होने शुरू हो गए। ये देखिए फेस भी डार्क हो गया, जैसे बर्न हो जाती है कोई चीज। इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि एक्सपोजर कम रखेंगे तो ये बर्न जो है वो कम होगा। तो इसमें हम कहीं कहीं कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं किसी चीज को कंट्रास्ट देने के लिए, या थोड़ा सा कलर उसमें थोड़ा सा बर्न हमें दिखाना होता है, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो ये हेयर हैं वो थोड़े वैसे नहीं है जैसे हमें जरूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पर बर्न टूल का यूज करके हेयर को हम सही कर सकते हैं। साथ में आईज में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम ब्रश का साइज आईज के आकार का बना लेंगे और सिर्फ एक बार क्लिक करना है इस तरह से, तो आईज भी थोड़ी हमारी उभर कर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमें फेदर वाला ब्रश यूज करना होता है। अभी मैंने शार्प एज वाला ब्रश यूज कर रखा है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया है। इस तरह से हम आईज पर क्लिक करेंगे, ये आईज भी हमारी यहाँ से रिकवर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा टूल है डॉट्स टूल, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है कि यहाँ जहां पर हम इसे क्लिक करेंगे वहां पर ये डार्क की बजाय लाइट करना शुरू कर देगा, व्हाइटनेस देनी शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से अभी हेयर हमारे डार्क हो रहे थे और अब ये लाइट होने शुरू हो गए। तो इस तरह से ये टूल हमारा काम करता है। फ्रेंड्स इस तरह से आप इन टूल्स को यूज कर सकते हैं और फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे काम होता जाएगा मैं आपको बाकी टूल्स के बारे में और जो ये टूल्स हैं इनके बारे में पूरी जानकारी देता जाऊंगा कि किस तरह से सही प्रकार से यूज कर सकते हैं। और जो ये टूल्स हैं ये फोटो को रिपेयर करने के काम आते हैं, यानी खराब फोटो या दाग धब्बे वाली फोटो को सही करने के लिए हम इन टूल्स का यूज करते हैं। दूसरा यह कि फोटो रिपेयर करते समय हमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है वो है कंट्रोल Z और हिस्ट्री ब्रश टूल। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि हिस्ट्री में यहाँ हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है जो भी हम फोटो पर काम करते हैं, और उसकी एक फोटो भी हम ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ विंडोज में जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमें एक ऑप्शन मिल जाती है हिस्ट्री की। तो यहाँ पर हिस्ट्री पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक हिस्ट्री की प्लेट ओपन हो जाती है, एक विंडो ओपन हो जाती है, वहां पर हमें सारी हिस्ट्री दिखाई देती है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री की विंडो है।
तो पहले हम हिस्ट्री और कंट्रोल जेड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम काम करेंगे फोटो में किसी में, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड होता रहता है स्टेप बाय स्टेप, जितनी बार भी हमने क्लिक किए। और यहाँ पर नीचे हमें एक कैमरा दिखाई देगा। इस कैमरे पर क्लिक करने पर जितना काम हमारा कंप्लीट हो गया है उसकी हम एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम हिस्ट्री का यूज करते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम जितना भी काम करेंगे वो सारा हमारा हिस्ट्री में रिकॉर्ड होता जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ मैं एक क्लिक करता हूँ तो वहां पर आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि ब्रश टूल से एक बार क्लिक किया गया, हिस्ट्री में यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह जितनी बार भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी इमेज पर, वो सारा हमारा रिकॉर्ड होता रहता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ लिमिट होती है इसकी। जैसे अब यहाँ से आगे हिस्ट्री जो है अब हमारी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यानी कि अब हम यहाँ से आगे कंट्रोल जेड भी नहीं कर सकते इससे ज्यादा। तो अब यदि हम कंट्रोल जेड करते हैं तो हमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड करके जब हम रिवर्स जाते हैं तो हम सिर्फ 10 टाइम्स ही अनडू कर सकते हैं। तो अब इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे और इस तरह की ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगी प्रेफरेंस की। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे गया कंट्रोल जेड और हिस्ट्री स्टेटस में लिखा हुआ 10, यानी कि हम 10 टाइम्स ही हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड यानी कि अनडू भी हम जो है वो 10 टाइम्स ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 20 होता है और आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 50 कर लीजिए, या फिर आप 300 कर लीजिए, या फिर 500 भी आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे 100 कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब हम 100 टाइम्स हिस्ट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और 100 टाइम्स ही कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड का यूज करके अनडू भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार हिस्ट्री में वो मेरा रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो इस तरह से हिस्ट्री जो है हमारी सेव होती रहती है और कंट्रोल अल्ट जेड की मदद से हम अब इसे अनडू भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हिस्ट्री और कंट्रोल जेड का जो है हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि यदि काम करते समय हमसे कोई गलती हो जाए या कोई कमी रह जाए तो उसे कैसे ठीक करते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक हमारी इमेज है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, इसमें कुछ भी नहीं था और ये हमारी हिस्ट्री है। जब हम हिस्ट्री में लास्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें पूरी हिस्ट्री शो हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ गलती हो गई है, ये फ्लावर जो है इसके ऊपर हमारा क्लिक हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ डॉट्स जो हैं अपने बॉक्स से बाहर चले गए हैं। तो उन्हें अब हमें सही करने के लिए क्या करना होगा? तो यदि हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड करते हैं तो हमारी जो है जितना काम हमने किया है वो सारा रिवर्स हो जाता है। तो और वो हमें काम दोबारा से वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है हिस्ट्री ब्रश का टूल यूज करेंगे। जो हिस्ट्री ब्रश टूल है उसकी मदद से हम हिस्ट्री को इरेज करेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट अनडू कर देगा उस पॉइंट को जो हमने गलत किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल को जब हम उस पॉइंट पर यूज करेंगे जो हमारी गलती है तो वो वाला पॉइंट जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल जेड हो जाएगा, यानी कि अनडू हो जाएगा। इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज किया जाता है और उसके बाद फिर हम उसमें सुधार कर लेंगे। इस तरह से जो भी गलतियां थी उसे सुधार कर लेंगे और सुधार होने के बाद अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगला स्टेप करने से पहले तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक स्नैपशॉट यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से आगे हमें काम करना है। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज थी और ये हमारा स्नैपशॉट हो गया। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखें, अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि अब हमें पिछली हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। पिछली हिस्ट्री हमने इरेज कर दी है, जो गलतियां थी वो भी सुधार दी हैं। तो अब हमें यहाँ से आगे काम करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा कलर भर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आपको बताने के लिए कि ये हमने नेक्स्ट स्टेप कर दिया है। नेक्स्ट जो स्नैपशॉट लिया था उसके ऊपर हमने ये वाला काम कर रहे हैं। इसके ऊपर ये वाला जो स्नैपशॉट है ये इस तरह से था और ये हिस्ट्री के साथ हम देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ गया। मान लीजिए काम करते समय कोई गलती होगी, जैसे यहाँ पर हमने ये जो रेड कलर है ये हमने एक्स्ट्रा भर दिया है। तो अब हमें हिस्ट्री को इरेज करना है। तो हम हिस्ट्री टूल लेंगे
और हिस्ट्री ब्रश से जब हम इसे इरेज करेंगे तो अब क्या होगा, हिस्ट्री में क्या ब्लैक डॉट इरेज होगा? नहीं, क्योंकि जो हमने स्नैपशॉट लिया था उस पर हम काम कर रहे हैं, और स्नैपशॉट की जो हिस्ट्री है, इस वाले की जो हिस्ट्री है, वो हमने इससे आगे जो काम किया है, रेड कलर जो फिल किया है, सिर्फ वही इरेज होगा। और अगर हमारा ऊपर क्लिक होगा तो हमारे ब्लैक स्पॉट भी इरेज हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है इस तरह से हिस्ट्री को इरेज कर सकते हैं। तो जो भी गलती है उसका सुधार हम इस हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिए ब्लैक स्पॉट जो है हमारा बिल्कुल भी इरेज नहीं हो रहा है, सिर्फ वही कार्य इरेज हो रहा है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है रेड कलर भरने का। तो यहाँ पर हमें एक स्नैप और ले लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा हो गया स्नैपशॉट 2। तो अब इसके आगे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप था और ये हमारा सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब जो पुरानी हिस्ट्री है वो हमारी सेव हो गई है, अब हमें उसे नहीं छेड़ना है। अब हम थर्ड स्टेप में कुछ और काम कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ और कलर भर देते हैं इस तरह से। और मान लीजिए कुछ हमारे से गलती हो गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कलर भर गया है जो हमें नहीं भरना था, या यहाँ पर भी कलर भर गया है, और अब हम हिस्ट्री को इरेज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला स्नैपशॉट हमारा सिलेक्ट है, इसके आगे हमारे पास यहाँ पर क्लिक है। ये वाला ओरिजिनल था रेड बैकग्राउंड के साथ, और हमने इसमें येलो जो है कलर भर दिया है। अब हम हिस्ट्री से जब इसे इरेज करेंगे तो सिर्फ जो हमारा येलो कलर है वही इरेज होगा, रेड कलर इरेज नहीं होगा, क्योंकि रेड वाली जो है वो स्नैपशॉट जो 2 लिया था हमने उसकी हिस्ट्री नहीं है, वो स्नैपशॉट 1 की हिस्ट्री थी। तो इस तरह से जो है ये हिस्ट्री टूल यूज होता है। तो चलिए इसे मैं आपको थोड़ा और तरीके से समझाता हूँ कि किस तरह से ये जो है काम करता है। देखिए अभी यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ पर अभी हिस्ट्री इरेज नहीं होगी पिछले वाली। मान लीजिए यहाँ मैंने कलर भर दिया है, तो ये जो कलर मैंने भरा है वो इसकी हिस्ट्री में भरा है, ये वाला जो स्नैपशॉट है। और जब मैं इरेज करूंगा तो सिर्फ येलो कलर ही इरेज होगा, रेड जो है इसकी हिस्ट्री में नहीं है, इसलिए रेड कलर हमारा इरेज नहीं होगा। ये देखिए जो बैकग्राउंड में रेड था वो वैसे का वैसा है, ना ही ब्लैक स्पॉट हमारा इरेज हो रहा है। अब अगर मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो इसकी बैकग्राउंड में जो है वो रेड कलर भी नहीं था, तो यहाँ से येलो और रेड जो है दोनों इरेज हो जाएंगे, लेकिन ब्लैक स्पॉट हमारा इरेज नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक स्पॉट स्नैपशॉट 1 की हिस्ट्री में नहीं है। इस तरह से। और देखिए कंट्रोल Z कर देता हूं मैं और फिर से आपको बताता हूं कि किस तरह से करना है। और ये जो 1 नंबर है तो इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ भी नहीं था, तो जब हम यहाँ से इरेज टूल हिस्ट्री इरेजर लगाएंगे तो यहाँ से सारा कुछ इरेज हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट भी। क्योंकि जब हमने वो स्नैप शुरू की थी वो फोटोग्राफ में काम करना फर्स्ट नंबर पे, तो वहां पर कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, इसलिए उसने सारी हिस्ट्री इरेज कर दी। तो कंट्रोल Z कर देते हैं और आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। थोड़ा यहाँ पर मैं हिस्ट्री इरेज टूल को जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। अब देखिए ये हमने जो है यहाँ से हिस्ट्री इरेजर लिया है, हिस्ट्री ब्रश टूल, और स्नैप शॉट जो 2 नंबर का है उस पर हमारे सामने वहां पर क्लिक है। ये स्नैपशॉट 2 की हमारे पास हिस्ट्री है। और अब जब मैं इसे इरेज करूंगा तो जो स्नैपशॉट 2 में हमने काम किया था येलो कलर भरने का, तो सिर्फ येलो कलर ही हमारा इरेज होगा, क्योंकि रेड जो है वो स्नैपशॉट 2 की हिस्ट्री नहीं है। तो इस तरह से ये काम करता है। कंट्रोल Z कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो स्नैपशॉट 1 में रेड कलर और येलो कलर दोनों उसके बाद भरे गए हैं, तो ये दोनों को इरेज कर देगा क्योंकि दोनों उसकी हिस्ट्री में आ रहे हैं। और इस तरह से, और कंट्रोल Z कर लेते हैं और उसके बाद जो है फर्स्ट नंबर पे देखिए ये हो गया। और यहाँ से अब इसकी हिस्ट्री में जो है बैकग्राउंड में सब कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। तो ये इस तरह से हिस्ट्री इरेज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप हिस्ट्री इरेजर का यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल का। तो अब आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो जो भी आपने काम करना है, जितना आपका कार्य हो गया है, जब वहां पर क्लिक होगा तो उससे पिछली हिस्ट्री वो इरेज नहीं होगी गलती से भी, इसलिए जिस स्नैपशॉट पर आप काम कर रहे हैं उसके सामने वहां पर आप क्लिक जरूर करें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्लिक करना है आपको जिस भी आप स्नैपशॉट पर काम कर रहे हैं। तो अब आगे का काम देख लेते हैं। तो हिस्ट्री का और कंट्रोल Z आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब आगे हमारे पास आते हैं जो टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे पास जो फोटो को रिपेयर करने के लिए दिए हुए टूल्स हैं, जैसे फोटो खराब हो गई है, दाग धब्बे वाली जो फोटोग्राफ है, जैसे ये फोटो है, ये ओरिजिनल है, इसके लिए हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और स्टैम्प टूल, ये 3 टूल्स हैं जो फोटो को रिपेयर करने का काम करते हैं। इनमें से हीलिंग टूल और स्टैम्प टूल जो है वो अल्ट की मदद से चलते हैं, बिना अल्ट के हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बिना अल्ट के यदि हम फोटोग्राफ में कहीं भी क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारे सामने पॉपअप आएगा और वहां पर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा कि अल्ट और क्लिक, यानी कि पहले अल्ट का बटन दबा के रखें और फिर लेफ्ट क्लिक को यूज करें माउस के, उसके बाद ही आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से जैसे हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया हुआ है, तो अब अल्ट को हमें क्लिक कहाँ करना है, किस जगह, तो हमें एक साफ सरफेस देखना है जहां पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है। जैसे इतना पोर्शन है, यहाँ पर कोई दाग नहीं है, तो यहाँ पर हम अल्ट प्लस क्लिक के द्वारा इसे क्लिक करेंगे इस पोर्शन में कहीं भी। जैसे मैंने ये अल्ट प्रेस कर दिया है और अब मैं क्लिक कर देता हूं, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब जो हमारे पास टूल है, अब हम उस टूल को अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और जो हमारा दाग है, धब्बा है जो हमने हटाना है, उसके ऊपर हम ब्रश को इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से यूज करेंगे और फिर हम उस क्लिक को छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फिलिंग हो जाती है। तो अल्ट प्रेस करना है और साफ जगह पर अल्ट को प्रेस करना है, अल्ट के साथ क्लिक को प्रेस करना है और जो भी आपने रिमूव करना है उस पर आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे इतना पोर्शन हमारा साफ हो गया है और अब हमने इस पॉइंट को इरेज करना है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर हमें अल्ट और क्लिक का यूज करना है और यहाँ पर हमें अप्लाई करना है उस टूल को, हीलिंग ब्रश टूल को। तो देखिए किस तरह से, यहाँ से हम अल्ट प्रेस करेंगे पहले और फिर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो अब ये समझ लीजिए कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन कॉपी हो रहा है और इस जगह पर ये पेस्ट होता जा रहा है, यानी कि ये एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है जो बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो यहाँ से कॉपी हो रहा है और इस जगह पेस्ट हो रहा है। तो साफ वाला पोर्शन कॉपी करना है और पेस्ट करना है इस तरह से। अब मेन प्रॉब्लम आती है हीलिंग ब्रश टूल में इस तरह की, जैसे यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास कलर हैं। ये हमारे पास ब्लैक कलर है इस तरफ, जहां पर हमने काम करना है, और जो दूसरी साइड हमारी खराब है वहां पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर है जो एक दूसरे के अपोजिट कलर हैं। तो जब हम यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल को यूज करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो ब्लैक कलर है, ये हमारा जो है बैकग्राउंड में यहाँ पर फैल जाएगा, इस तरह से अपनी रिफ्लेक्शन जो है उधर को दे देगा, क्योंकि एंटी कलर है, ये कलर दोनों अलग अलग हैं। तो किस तरह से होता है ये सब, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो हीलिंग ब्रश टूल यूज करते समय आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया और बड़ी सफाई से मैंने ये इतना सारा काम जो है ये कर दिया, और अब क्लिक मैं छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा, देखिए क्या होता है, ये देखिए ब्लैक कलर जो है वो फैल गया है, ब्लैक कलर ने अपनी शेड बाहर छोड़ दी है इस तरह से। तो हीलिंग ब्रश टूल यूज करते समय इस चीज का हमें खास ध्यान रखना होता है। तो इस तरह के पोर्शन को क्लियर करने के लिए हमारे पास दूसरा टूल है जो है क्लोन स्टैम्प टूल। तो यहाँ पर हम इस टूल का यूज करेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल का। तो इसका भी यूज सेम तरीके से होगा, अल्ट का यूज करेंगे, अल्ट के साथ हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे जो हमारा साफ पोर्शन है और फिर हम इस तरह से इसे यूज करेंगे। तो हमारी जो रिफ्लेक्शन आ रही थी ब्लैक कलर की, वो रिफ्लेक्शन अब नहीं आएगी। तो ये दोनों तीनों टूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब चलिए हीलिंग ब्रश टूल को मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें ऊपर वाली बैकग्राउंड जो है व्हाइट है, नीचे वाला कलर जो है वो दूसरा है। तो जब हम नीचे काम करेंगे तो ऊपर वाली व्हाइट रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरफ, और यदि व्हाइट पर काम करेंगे तो बैकग्राउंड वाली जो फोटोग्राफ में कलर है वो ऊपर की तरफ फैल जाएगा। तो चलिए इसे भी मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से। अब देखिए, ये मैंने क्लिक किया और ये हीलिंग ब्रश टूल से मैं इस तरह से फिनिशिंग कर देता हूँ, और देखिए हमने कितना बढ़िया तरीके से साफ कर दिया इसे। और जब हम क्लिक को छोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और ये देखिए व्हाइट शेड जो है हमारी नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। तो कंट्रोल Z कर देते हैं, और यदि व्हाइट पोर्शन की तरफ हम इसे टूल को यूज करते हैं, हीलिंग ब्रश टूल को, और ये बैकग्राउंड में टच हो जाता है, अगर टच नहीं होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर टच हो जाता है तो जैसे ही हम क्लिक को छोड़ेंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो ऊपर चली जाएगी इस तरह से, तो हमारी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हम स्टैम्प टूल का यूज भी कर सकते हैं, और इसी में एक सेकंड ऑप्शन है पैच टूल, तो उसका भी हम टूल यूज कर सकते हैं। तो स्टैम्प टूल और पैच टूल से हम इस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए पैच टूल कैसे यूज करना है, तो यहाँ पर हम दोनों कलर को सिलेक्ट करेंगे, व्हाइट वाला भी और नीचे फोटो की बैकग्राउंड वाला भी, और फिर इसे हमें ड्रैग करना है, जो हमारा सरफेस बिल्कुल साफ है उसकी तरफ को ड्रैग करना है इसके ही पैरेलल में। अब ये वाली जो लाइन है हमारी जिसमें ऊपर व्हाइट है और नीचे बैकग्राउंड कलर है, इसको हमने दूसरी तरफ जो पैरेलल है बिल्कुल इसके दोनों तरफ से सिलेक्ट करना है, इतना ही पोर्शन व्हाइट और बैकग्राउंड वाला बिल्कुल इसी तरह से सिलेक्ट करना है उधर, और उसे फिर ये वाला पोर्शन कॉपी होके इधर आ जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से ये हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा इसी की सीध में उठा लिया है और यहाँ छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से एक बार फिर देख लीजिए, ये देखिए हमने दोनों पोर्शन सिलेक्ट किए, व्हाइट भी और ये भी, और पैरेलल में इसे लेके ड्रैग करके इस तरह से हम छोड़ देंगे तो ये इस तरह से फिलिंग हो जाती है। तो पैच टूल का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, पैच टूल, और जो बैकग्राउंड है प्लेन उसमें आप कहीं भी आप इस तरह से यूज करके और किसी साफ सरफेस पर रखेंगे तो ये पैच जो है वो भरते जाएंगे। तो पैच टूल हमारा इस तरह से काम करता है। और पैच टूल में भी प्रॉब्लम आती है इस तरह की, जैसे यहाँ पर ये है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें भी देखिए क्या है कि जो हेड है यहाँ पर ब्लैक कलर जो है इसमें टच हो रहा है। तो जैसे हीलिंग ब्रश टूल में प्रॉब्लम आ रही थी कि ब्लैक कलर स्प्रेड हो रहा था, उसी तरह यहाँ पर भी जो है ये ब्लैक कलर जो है रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी शेड जो है अंदर की तरफ छोड़ देगा इस पोर्शन पर। तो देखिए किस तरह से ये होगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैच टूल में भी ये कमी है। देखिए मैंने इसे ड्रैग किया और ये देखिए ये रिफ्लेक्शन हमारी आ गई है। तो इस रिफ्लेक्शन को दूर करने के लिए हम स्टैम्प टूल का भी यूज कर सकते हैं बाद में। अगर रिफ्लेक्शन कम है तो स्टैम्प टूल की मदद से आप इसे सही कर सकते हैं। तो अल्ट के साथ हम इसे यूज करेंगे और इस तरह से इसे क्लीन कर देंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको टूल जो है वो कैसे यूज करने हैं सिर्फ वो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से बारीकी से कैसे काम करना है ये वीडियो में मैं आगे आगे बताता रहूंगा। जैसे जैसे और वीडियो बनती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको सफाई से काम करना जो है वो सिखाता रहूंगा कि किस तरह से यूज होता है। तो इस तरह से अब देखिए ये वाला पोर्शन है, तो इसमें जो है ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ये लड़की पीछे खड़ी है उसकी बाजू की जो शर्ट है बाजू है उसकी लाइन है, तो ये लाइन हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पैच टूल का यूज करेंगे और बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल में हम इसे ड्रैग करेंगे ताकि जो नीचे वाली लाइन है वो कॉपी होके ऊपर आ जाए और उसके साथ मैच हो जाए इस तरह से। ये देखिए कितनी सफाई से बिल्कुल लाइन जो है हमारी मैच हो गई है। तो इस तरह से पैच टूल, स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये टाई है तो यहाँ पर आप पैच टूल भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ड्रैग करना है बिल्कुल पैरेलल में, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे कॉपी पेस्ट हो गया, और यहाँ पर भी इस तरह से। तो बारीकी से काम करना मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें काम करते हैं और किस तरह से आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी तो मैं फटाफट से जो है आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं, उसके बारे में जानकारी देनी है तो वो मैं बताऊंगा। अब देखिए जैसे ये आईज है, तो इस आईज को ठीक करने के लिए हीलिंग ब्रश, पैच टूल, स्टैम्प टूल कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो इसके लिए हम एक अलग मेथड करेंगे। तो सबसे पहले जितना काम हो गया उसकी हम यहाँ से स्नैप ले लेते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर आपको दिखा देता हूं मैं कि ये हमने यहाँ पर स्नैपशॉट ले लिया है। तो अब हम जो है इस पर काम नहीं करेंगे, इस पर काम हो चुका है, इतना कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ ये क्लिक हमें जो है नेक्स्ट फोटो पर करना है, जो स्नैपशॉट 1 है, तो ये क्लिक हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ से आगे हम काम करेंगे ताकि यदि हम कोई हिस्ट्री इरेज करें तो हमारी पुरानी हिस्ट्री इरेज ना हो। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम अलग टूल लेंगे, ये वाला लासो टूल। तो ये वाला जो लासो टूल है इस पर हम क्लिक करेंगे और जो ये आई हमारी बिल्कुल सही है आंख, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। फेदर भी रखना है इसमें 5, और उसके बाद कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी आप कर सकते हैं। फिर मूव टूल लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारी जो सही वाली आंख है वो कॉपी हो गई है। उसके बाद एडिट पर जाके ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजेंटल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो जो आई है वो फ्लिप हो जाएगी। फिर उसे इस तरह से यहाँ पर हम सेट कर देंगे। ये देखिए सेटिंग हो गई इसकी बढ़िया से।
और अब हमें जो दूसरा काम करना है, ये देखिए यहाँ पर अब हमने जो आई कॉपी की थी तो वो एक हमारी लेयर बन गई है अलग से। अब हम इस जो लेयर को है इसको एक करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट ई से ये हमारी सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम पैच टूल या हीलिंग ब्रश टूल या स्टैम्प टूल की मदद से जैसे भी होगा इस कार्य को हम पूरा करेंगे। जो भी पैचेस वगैरह हैं उसे हम सुधार लेंगे, उसे हम सही कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये ठीक हो जाती है फोटो। तो किस तरह से ये काम होता है बारीकी से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम सिर्फ आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से टूल्स यूज होते हैं। तो इतना काम होने के बाद अब हम यहाँ पर जो है देखिए इतना कार्य हो गया, इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं आगे का काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री टूल यूज करता हूँ तो सिर्फ उतनी ही हिस्ट्री इरेज होगी जितना मैंने काम किया। जो पुरानी वाली हिस्ट्री है अगर ऊपर क्लिक करता हूँ तो पुरानी सारी हिस्ट्री इरेज हमारी हो जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पुरानी हिस्ट्री गलती से भी इरेज नहीं होगी। तो अब स्नैपशॉट ले लेते हैं और ये हमारा जो है तीसरा स्नैपशॉट आ गया। अब अगर हम हिस्ट्री टूल भी यूज करते हैं तो ये हमारी जो है हिस्ट्री इरेज नहीं होगी। इस तरह से ये देखिए तो ये हमारी फोटो भी सेव होगी। तो स्नैपशॉट भी इस तरह से काम करता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर इमेज एडजस्टमेंट में मिल जाती हैं, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर वगैरह। और यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी दी हुई हैं जिसकी मदद से फोटो में काफी सुधार हो जाता है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ तो ये देखिए किस तरह से कंट्रास्ट फोटो में जो है उभर के आ जाता है। और कंट्रोल एम से इसमें ब्राइटनेस वगैरह भी कर सकते हैं और लेबल जो है वो लेबलिंग भी कर सकते हैं कंट्रोल एल की मदद से, इस तरह से ब्राइटनेस। तो ये सारा सिस्टम जैसे जैसे आगे आगे वीडियो के पार्ट्स बनते जाएंगे उस तरह से आगे किस तरह काम होगा ये सारा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ टूल्स की जानकारी लेनी है कि कौन कौन से टूल किस तरह से काम करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। और तो अभी हमने ये जो 3 टूल्स हैं, पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल, स्टैम्प टूल और हिस्ट्री टूल, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक